Hello students, in this video I Abhay Kumar going to discuss a very important topic, Michelson interferometer in physical optics for BSc Part 2 Physics Honors General and Subsidiary courses। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक फिजिकल ऑप्टिक्स में, वह है माइकलसन इंटरफेरोमीटर, जो कि जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं सभी के बीएससी पार्ट 2 फिजिक्स एग्जामिनेशंस में निश्चित रूप से पूछा जाता है। और माइकलसन इंटरफेरोमीटर पर बेस्ड क्वेश्चन इस ढंग से पूछा जाता है, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर। कभी कभी इसमें टेल भी जोड़ा जाता है इस क्वेश्चन में। ऐसे तो इस क्वेश्चन को भी इतना भी पूछा जाता है बहुत से यूनिवर्सिटीज एग्जामिनेशंस में, लेकिन कभी कभी टेल भी जोड़ा जाता है कि हाउ द वेवलेंथ ऑफ ए मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स, मोनोक्रोमेटिक लाइट कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर, और give the formation of give the theory of formation of fringes of different types in Michelson interferometer। अब शुरू किया जाए माइकलसन इंटरफेरोमीटर को। तो सबसे पहले जाना जाए कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर है क्या। माइकलसन इंटरफेरोमीटर इज एन एक्सेलेंट डिवाइस यूज टू प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेज। जो कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर इंटरफेरेंस के ही फिनोमेनन पर बेस्ड है। इसमें डिफरेंट टाइप्स के इंटरफेरेंस फ्रिंजेज प्रोड्यूस होते हैं। तो सबसे पहले इसका डिस्कस किया जाए कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो माइकलसन इंटरफेरोमीटर में दो प्लेन मिरर्स होते हैं, M1 तथा M2, जिन्हें एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यूजुअली एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखा जाता है। दोनों मिरर्स में से मिरर M1 मूवेबल मिरर है, जो अपने खुद के पैरेलल मूव कर सकता है, और उसके लिए स्क्रू प्रोवाइड किया हुआ रहता है उसके बैक में पीछे। इसके अलावा दो प्लेन एंड पैरेलल ग्लास प्लेट्स होते हैं, जो कि इंक्लाइंड होते हैं 45 डिग्री पर। 45 डिग्री कोण पर झुके हुए ग्लास के दो प्लेट्स होते हैं, P1 तथा P2, जिसे डायग्राम में माइकलसन इंटरफेरोमीटर के डायग्राम को भी यहाँ कंस्ट्रक्ट किया गया है बोर्ड पर। तो इसमें P1 P2 दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, और P1 प्लेट जो होता है बैक पार्ट में सेमी सिल्वर्ड होता है। सेमी सिल्वर्ड होने से लाइट का कुछ पार्ट, इंसिडेंट लाइट का, प्लेन ग्लास प्लेट P1 पर इंसिडेंट लाइट का कुछ पार्ट ट्रांसमिट होगा, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो दोनों ग्लास प्लेट्स P1 एंड P2 आर केप्ट पैरेलल टू ईच अदर। Now write down. Michelson interferometer consists of two plane parallel mirrors M1 and M2 and two similar or identical parallel glass plates P1 and P2. The planes of the mirrors can be slightly tilted with fine screws at their backs. दोनों प्लेन मिरर्स M1 तथा M2 के प्लेन को झुकाया जा सकता है। उसके लिए दोनों मिरर के पीछे बैक में स्क्रूज प्रोवाइड किए हुए होते हैं। उनके हेल्प से दोनों प्लेन मिरर्स M1 तथा M2 के प्लेन्स को थोड़ा झुकाया जा सकता है एक दूसरे से। क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रिंजेज ऑब्टेन करना है, तो उसके लिए M1 तथा M2 को केवल एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखने से काम नहीं चलेगा। उसके लिए M1 मूवेबल मिरर है, उसको
टिल्ट किया जाता है with the help of a screws provided at the provided at the back. उसके पीछे, मिरर के पीछे स्क्रू प्रोवाइड किया हुआ होता है। और दोनों ग्लास प्लेट्स P1 एंड P2, बोथ ग्लास प्लेट्स P1 एंड P2 kept exactly parallel to each other and inclined at, जैसा कि मैंने बताया, inclined at 45 डिग्री to plane mirrors M1 and M2। अब इसके वर्किंग को देखा जाए कंस्ट्रक्शन के बाद। तो वर्किंग में मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स का यूज किया जाता है, जैसे सोडियम वेपर लैंप मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है। और मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्सेस से प्रोड्यूस होने वाले लाइट रेज एक कॉन्वेक्स मिरर थी, कॉन्वेक्स लेंस पर, ये एल कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस पर इंसिडेंट होता है और इसके द्वारा पैरेलल कर लिया जाता है। कॉन्वेक्स लेंस के हेल्प से लाइट रेज कमिंग फ्रॉम ए मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स एस आर रेंडर्ड पैरेलल विद द हेल्प ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस एल। अब इसमें से ईच लाइट रे एक दूसरे के पैरेलल ट्रेवल करके ग्लास प्लेट पर इंसिडेंट होगा। अब आउट ऑफ दोज पैरेलल रेज, सपोज वन लाइट रे फॉल्स at point O of the first glass plate P1 semi-silvered. Some part of light is reflected towards plane mirror M1, while remaining part of light is transmitted through the glass plate, and after passing through the glass plate P2, the transmitted light falls on the plane mirror M2. And after reflection from plane mirror M2, the light ray is reflected back. After reflection, light returns back, and its path is retraces when the glass plate is passed through when the light ray is passed through the glass plate P2, and after reflection from mirror M2, light ray returns back to the back portion of the glass plate P1, and because since it is semi-silvered, so this transmitted beam is reflected by this by the back part or semi-silvered part of the glass plate P1, and it is traveled towards the telescope light ray 2. Light ray 2 is transmitted light ray, while light ray 1 is reflected light ray. While the first light ray, which is reflected light ray, which is reflected at the back part of glass plate P1, and it travels, the reflected light from the semi-silvered plate P1, it travels along plane mirror M1, where again reflection takes place, and after reflection from plane mirror, light ray returns back along the original path of the reflected light, and again enters into the glass plate P1, and after crossing the glass plate, it travels along the telescope, that is along the direction of the transmitted light, which is reflected back by plane mirror M2. And both reflected light, that is number 1 is the reflected light, while number 2 is the transmitted light. Both light rays are superposed in same phase and opposite phases to produce interference pattern, to produce fringes, interference fringes, which is observed by the telescope, that is at the focal plane of the telescope.
This is the working of Michelson interferometer. Now one question arises कि why another plate, glass plate P2 is used. दूसरा ग्लास प्लेट क्यों यूज किया गया? पहले एक ग्लास प्लेट से क्या काम नहीं चल सकता है? इसका उत्तर है नहीं। और ऐसा इसलिए कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है सेमी सिल्वर्ड ग्लास प्लेट P1 से, जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है वह एक बार तो इसमें इंटर किया जब मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स से लाइट प्रोड्यूस होकर के कॉन्वेक्स लेंस के हेल्प से पैरेलल किया गया, तो कॉन्वेक्स लेंस से पास करते हुए जब लाइट रे इंसिडेंट किया ग्लास प्लेट P1 पर, तो उसके अंदर चूंकि इसका ग्लास प्लेट P1 का बैक पोर्शन जो है वह बैक पोर्शन केवल सेमी सिल्वर्ड है, फ्रंट पोर्शन सेमी सिल्वर्ड है या सेमी सिल्वर्ड नहीं है, इसलिए लाइट उसके अंदर तो इंटर किया ही और बैक पोर्शन से जाकर के रिफ्लेक्ट हुआ, कुछ पार्ट लाइट का कुछ पार्ट ट्रांसमिट हुआ। तो इसके अंदर जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है वह इसमें ग्लास प्लेट के अंदर इन किया और एक बार इन किया, और फिर जब प्लेन मिरर M1 से रिफ्लेक्ट होकर के वापस आया तो फिर इस ग्लास प्लेट P1 से होकर के पार करके इसके थिकनेस को पार करके तब जाकर के टेलीस्कोप में इंटर कर रहा है। तो रिफ्लेक्टेड लाइट प्लेन थी ग्लास प्लेट P1 से होकर सेमी सिल्वर्ड ग्लास प्लेट से होकर ट्वाइस कवर करता है, जबकि रिफ्लेक्टेड ट्रांसमिटेड लाइट क्या है? ट्रांसमिटेड लाइट तो ट्रांसमिट हो गया इसके बैक पोर्शन से बाहर निकलने, सेमी सिल्वर्ड ग्लास प्लेट के बैक पार्ट से बाहर निकलने के बाद ट्रांसमिटेड लाइट ट्रेवल किया मिरर M2 के लॉन्ग, और फिर रिफ्लेक्ट होकर के जब आ रहा है लाइट रे प्लेन मिरर M2 से रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर से अब सेमी सिल्वर्ड ग्लास प्लेट P1 के बैक पार्ट से ही, बैक पोर्शन ही चूंकि सेमी सिल्वर्ड है तो वहीं से रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। अब इसके अंदर फिर ग्लास प्लेट के अंदर पूरे ग्लास प्लेट को थिकनेस को पार करके बाहर नहीं जा रहा, बल्कि बैक पार्ट पोर्शन से ही, सेमी सिल्वर्ड ग्लास प्लेट के बैक पार्ट से ही रिफ्लेक्ट होकर के टेलीस्कोप में इंटर कर रहा है। इस प्रकार रिफ्लेक्टेड लाइट रे क्लियर है, इट इज क्लियर दैट द रिफ्लेक्टेड लाइट रे कवर्स ट्वाइस थ्रू द ग्लास प्लेट P1 while the transmitted beam only once. ट्रांसमिटेड लाइट ग्लास प्लेट P1 से केवल एक बार जब ट्रांसमिट हुआ तब, उसके बाद रिफ्लेक्ट M2 प्लेन मिरर M2 से रिफ्लेक्ट होने के बाद इसके बैक पोर्शन से ही ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के टेलीस्कोप के अंदर इंटर कर गया। तो इस प्रकार रिफ्लेक्टेड लाइट ट्वाइस कवर करता है ग्लास प्लेट को। रिफ्लेक्ट होने के प्लेन मिरर एक बार इंटर किया शुरू में, उसके बाद प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर पूरा, अब देखिए पूरा थिकनेस को पार करके कवर करके रिफ्लेक्टेड लाइट जिसे 1 से डिनोट किया गया है, तो पूरे ग्लास प्लेट को पार करके तब टेलीस्कोप के अंदर में इंटर करता है। तो इस प्रकार पार्ट डिफरेंस हो जाएगा, मतलब रिफ्लेक्टेड लाइट और ट्रांसमिटेड लाइट के बीच में पार्ट डिफरेंस हो जाता है, पार्ट डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाता है। उस पार्ट डिफरेंस को कंपनसेट करने के लिए ग्लास प्लेट P2 का यूज किया जाता है। सो ग्लास प्लेट P2 इज ऑल्सो कॉल्ड कंपनसेटिंग प्लेट। ग्लास प्लेट P2 इज ऑल्सो कॉल्ड कंपनसेटिंग प्लेट विच इज यूज टू कंपनसेट द पार्ट डिफरेंस बिटवीन द reflected light and transmitted light due to through glass plate P1. After explaining working of Michelson interferometer, you have to note working of Michelson interferometer. Now write down: a light ray coming from an extended monochromatic light source S falls on the semi-silvered glass plate P1, which is inclined at angle 45 degree to the plane of mirror M1 and M2, planes of mirrors M1 and M2, which divides the light beam into two parts, that is reflected light and other part is transmitted light. The reflected beam, that is beam number 1, moves along plane mirror M1 and falls normally on it, and after reflection from plane mirror M1
the light ray returns back, and after transmitting through glass plate P1, it travels along telescope T. This is all about transmitted beam light ray 1. So the reflected beam moves towards plane mirror M1 and reflected back to P1, and after being transmitted from P1 enters the telescope T. On the other hand, the transmitted beam, that is light, transmitted light, that is light ray number 2, travels along plane mirror M2, which is another mirror used in Michelson interferometer. So the transmitted beam moves towards mirror M2 and falls on it normally. प्लेन मिरर M2 पर नॉर्मली फॉल्स होता है, ट्रांसमिटेड बीम नॉर्मली आपतित होती है, इंसिडेंट होती है, एंड फॉल्स ऑन इट नॉर्मली, दैट इज ऑन प्लेन मिरर M2 एंड आफ्टर पासिंग थ्रू द ग्लास प्लेट P2. और P2 दूसरा ग्लास प्लेट है जो कि कंपनसेटिंग प्लेट है, जिसके बारे में मैंने बतलाया वर्किंग में. आफ्टर that is the transmitted beam moves towards mirror M2 and falls on it normally after passing through the plate P2, and it is reflected back by, that is the transmitted light number 2, light ray number 2 is reflected back by plane mirror M2 and retraces its path slightly after passing through the compensating plate P2, which is another parallel plate used to compensate the light, compensate the path difference between the transmitted beam and the reflected light, transmitted light and reflected light. So it is reflected back, that is the transmitted light is reflected back by the mirror M2, and finally enters the telescope. Finally, light number 2 enters the telescope after reflected back, after reflected by plane mirror M2. So and finally enters the telescope after reflected by P1, after reflected by the back portion of glass plate P1, because back part of glass plate P1 is semi-silvered. Since both light rays, that is reflected light ray 1 and transmitted light ray 2, are produced from a single light ray, which falls on, which after passing through convection cell 1 L, and it falls upon glass plate P1, which divides it into two parts. So both reflected light ray and transmitted light ray are produced from the single light ray which falls upon the glass plate P1. So both light rays can be, that is reflected light ray and transmitted light ray can be treated as coherent beams, coherent light rays, because they are produced from a single light ray which falls upon the glass plate P1. And we know that interference takes place by two coherent light waves or light rays coming from two coherent sources, and two coherent sources are produced from a single light source. So both coherent light rays interfere to produce interference fringes यहाँ produce होगा, which can be seen in the telescope. Interference का मतलब alternate dark and bright fringes will be formed, and it can be viewed by the telescope. This is the working of Michelson interferometer. Now formation of fringes, that is theory of formation of fringes in Michelson interferometer. Let M2 dash is the image of M2 by reflection at the semi-silvered surface of glass plate P1.
ग्लास प्लेट P1 के सेमी सिल्वर सरफेस से ट्रांसमिटेड लाइट बीम के रिफ्लेक्शन के कारण, ट्रांसमिटेड बीम ग्लास मिरर M2 से रिफ्लेक्ट होकर ट्रांसमिटेड बीम जब ग्लास प्लेट P1 पर आएगा तो इसके कारण यहाँ पर M1 के ठीक नीचे M2 का प्लेन मिरर M2 का इमेज फॉर्म होगा। और अब M1 और M2 के बीच में माने जो सिस्टम होगा उसमें इस ढंग से होगा कि दोनों के बीच में एयर फिल्म इंक्लोज होगा। तो उस सिचुएशन में जब M2 का इमेज है ड्यू टू रिफ्लेक्शन एट द सेमी सिल्वर सरफेस ऑफ द ग्लास प्लेट P1, तो इस स्थिति में, इस सिचुएशन में और ऐसा तब होगा जब O से M2 का डिस्टेंस, मतलब पॉइंट O से ग्लास प्लेट P1 के पॉइंट O से, ग्लास प्लेट P1 से मिरर M2 का डिस्टेंस और M2 का जो इमेज यहाँ वर्चुअल इमेज फॉर्म हुआ है M1 के ठीक नीचे M2 दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम होगा, दैट इज OM2 इक्वल टू OM2। अब यहाँ जो इंटरफेरेंस फ्रिंजेज प्रोड्यूस हो रहा है जिसे हम टेलीस्कोप से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो यह इंटरफेरेंस फ्रिंजेज इसको सपोज किया जा सकता है बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रेज फ्रॉम प्लेन मिरर द सरफेस ऑफ M1 एंड M2। The interference fringes can be regarded to be due to the light reflected from the surfaces M1 and M2 respectively। M1 से रिफ्लेक्शन के कारण, प्लेन मिरर M1 के सरफेस से रिफ्लेक्शन के कारण, और फिर M2 जो कि M2 का वर्चुअल इमेज है M1 के ठीक नीचे फॉर्म हुआ है ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट वेव आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर M2, it reaches to glass plate P1 where it is again reflected and then it enters to the travels towards the telescope T. So virtual image of M2 is formed just below plane mirror M1. So the interference fringes can be regarded to be due to reflection from the surfaces of plane mirror M1 and then M2 respectively. Thus the arrangement is equivalent to, this arrangement is an equivalent to an air film enclosed between the reflecting surfaces M1 and M2। दोनों के बीच में देखिए एयर फिल्म यहाँ इंक्लोज होगा, माने इस ढंग से यह व्यवस्था होगी, माने यह अरेंजमेंट ऐसा होगा जैसा कि दोनों M1 और M2 के बीच में एयर फिल्म इंक्लोज हो जाए, उस ढंग का इसको सपोज किया जा सकता है। अब इसी के कारण फ्रिंजेज का फॉर्मेशन होगा। अब M1 M2 के बीच में जो सेपरेशन कैसा होगा, एक दूसरे के पैरेलल होगा, तो एयर फिल्म से क्या होगा, इक्वल एयर फिल्म का जो थिकनेस है, एयर फिल्म का थिकनेस अगर T मान लिया जाए, तो अगर M1 और M2 दोनों प्लेन मिरर M1 और M2 जो कि विच इज द वर्चुअल इमेज ऑफ प्लेन मिरर M2 जस्ट बिलो M1, तो अगर दोनों पैरेलल होगा तो दोनों के बीच में एयर जो है इक्वल थिकनेस का होगा, और उस सिचुएशन में कैसा होगा, सर्कुलर फ्रिंजेज फॉर्म होगा। क्योंकि सर्किल सिमेट्री से, सर्किल क्या होता है, सिमेट्रिक शेप का होता है, सेंटर से सर्कमफ्रेंस का उसका डिस्टेंस सेम होता है, तो सर्कुलर फ्रिंज उस सिचुएशन में फॉर्म होगा। लेकिन अगर M1 को थोड़ा सा M1 M2 एक दूसरे के ठीक पैरेलल नहीं है, M1 आप जानते हैं कि M1 मूवेबल मिरर है, और मिरर्स को दोनों मिरर को टिल्टेड किया जा सकता है, मिरर्स को M1 को टिल्ट किया जा सकता है, इसके पीछे इसके बैक पार्ट में स्क्रू प्रोवाइड होता है, उसके हेल्प से इसको टिल्ट कर दिया गया, तो अब M1 और M2 के एक दूसरे के पैरेलल नहीं रहा, उनके बीच इंक्लिनेशन हो जाएगा, तो वेज शेप टाइप फ्रिंजेज, दैट इज स्ट्रेट फ्रिंजेज आर फॉर्म्ड इन दैट केस। द टू इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ फ्रिंजेज फॉर्म्ड in Michelson interferometer are circular fringes and a straight fringes. Mainly two types of fringes formed in Michelson interferometer are M1 are circular fringes and a straight fringes, and it is due to the condition. If two conditions are fulfilled, then circular fringes and straight fringes are formed, which I have already mentioned it. तो अब इंटरफेरेंस जो होगा, इंटरफेरेंस अब दोनों, चूँकि अब यहाँ जो इंटरफेरेंस फ्रिंजेज फॉर्म हो रहा है,
इंटरफेरेंस फेनोमेनन के कारण, तो वह होगा किसके कारण होगा, वह M1 तथा M2 डैश के सरफेसेस से लाइट रे के रिफ्लेक्शन के कारण होगा। तो अब दोनों के लाइट रेज के बीच में पाथ डिफरेंस पर डिपेंड करेगा कि कैसा, कि मैक्सिमा होगा, मैक्सिमा का मतलब है कि ब्राइटनेस होगा या डार्कनेस होगा। फ्रिंज में तो दोनों होता है, अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क होता है। तो वह डिपेंड करेगा M1 और M2 डैश के बीच में, जो M1 और M2 से रिफ्लेक्टेड लाइट रेज के बीच पाथ डिफरेंस पर। तो फॉर्मेशन ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा डिपेंड्स ऑन द पाथ डिफरेंस बिटवीन द light ray reflected from the surfaces of M1 and M2 dash respectively. So if path difference, we know that the path difference between two reflected light rays is delta is equal to 2 mu t cos r, 2 mu t cos r, 2 mu t cos r. तो उस सिचुएशन में 2 mu t cos r, बट फॉर एयर फिल्म रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू इज 1, एयर के लिए क्या है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 है। तो पाथ डिफरेंस इज इन दिस केस पाथ डिफरेंस बिटवीन टू रिफ्लेक्टेड लाइट रे, पाथ डिफरेंस बिटवीन टू रिफ्लेक्टेड लाइट रेज फ्रॉम रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सर्फेसेस ऑफ M1 एंड M2 डैश इज पाथ डिफरेंस बिटवीन टू रिफ्लेक्टेड लाइट रेज, डेल्टा इजकल टू पाथ डिफरेंस इज, जो फॉर्मूला होता है उसको डिराइव भी किया जा सकता है, 2 mu t cos r, दैट इज 2t इंटू cos r, 2 into t into cos r, where t is the separation between M1 and M2 dash, separation between M1 and M2 dash, that is thickness of the air film, t is the thickness of the air film. तो डेल्टा t 2t cos r इजकल टू n लैम्डा इजकल टू, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होगा, पाथ डिफरेंस जो होगा, ये पाथ डिफरेंस 2t cos r दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट रेज के बीच में, जो कि M1 और M2 डैश से रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो उसके बीच पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 का इवन मल्टीपल होना चाहिए, दैट इज 2n इंटू लैम्डा बाई 2 इवन मल्टीपल होगा, दैट इज वी कैन राइट इट एज 2t cos r इजकल टू 2 से 2 कैंसिल हो गया n लैम्डा। और ये किसके लिए है, दिस इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के मतलब ब्राइट फ्रिंजेज के लिए कंडीशन हो गया, दिस इज द कंडीशन टू ऑब्टेन ब्राइट फ्रिंजेज, फॉर कंडीशन टू ऑब्टेन ब्राइट फ्रिंजेज, दिस इज द कंडीशन टू ऑब्टेन ब्राइट फ्रिंजेज, इन द इंटरफेरेंस फ्रिंजेज फॉर्म्ड in Michelson interferometer. Condition for maxima, condition to obtain, that is condition for bright fringes, condition for to obtain bright fringes, condition for bright fringes in Michelson interferometer. This is the condition 2t cos r is equal to n lambda. Now the condition to get dark fringes in Michelson interferometer is path difference between the two reflected rays, path difference between the reflected rays from the surfaces of plane mirror M1 and M2 dash is path difference for dark fringes. क्योंकि इंटरफेरेंस फ्रिंजेज में, इंटरफेरेंस पैटर्न में दोनों होता है, ब्राइट फ्रिंज भी होता है, डार्क फ्रिंज भी होता है। इंटरफेरेंस फ्रिंजेज दोनों टाइप की होती हैं, अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क होती हैं। तो ब्राइट फ्रिंज के लिए तो कंडीशन हमने देख लिया, अब डार्क फ्रिंज के लिए क्या होगा, पाथ डिफरेंस बिटवीन टू रिफ्लेक्टेड रेज, दैट इज द लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सर्फेसेस ऑफ M1 एंड M2 डैश इज पाथ डिफरेंस डेल्टा इक्वल्स टू फॉर्मूला 2 mu t cos r, but for because there is air film between M1 and M2 dash, so refractive index of air is 1, so path difference delta is 2t cos r और इक्वल्स टू कंडीशन हो जाएगा लैम्डा बाई 2 का इवन मल्टीपल था, यहाँ ऑड मल्टीपल 2n - 1 और 2n + 1 दोनों ऑड होगा इंटू लैम्डा बाई 2, एंड दिस इज द कंडीशन फॉर मिनिमा, डार्क फ्रिंजेस मीन दैट इज द कंडीशन फॉर मिनिमा, in the fringes, in the interference fringes formed in Michelson interferometer, that is delta 2t cos r 2n - 1 into lambda by 2. This is condition number 2 for minima. और maxima के लिए path difference between two reflected rays is delta is equal to 2t cos r is equal to 2n into lambda by 2 और
एन लेमडा, दैट इज इवन मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई टू। लेमडा बाई टू को 2n से मल्टीप्लाई करने पर इवन मल्टीपल होगा, और नहीं तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेमडा। 2n इंटू लेमडा बाई टू, 2 से 2 कैंसिल हो गया था, और n इंटू लेमडा। तो ये तब होगा जब ये जो ग्लास प्लेट P1 है सेमी सिल्वर्ड है तब। अगर सेमी सिल्वर्ड नहीं होता, अनसिल्वर्ड होता, तब तो यहाँ पर जो OM1 होता रिफ्लेक्टेड लाइट, वह ये इंटरनली रिफ्लेक्टेड होता, इंटरनली रिफ्लेक्टेड होगा। इंटरनली रिफ्लेक्ट में लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रेवल करता है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है। तो उस सिचुएशन में जो यहाँ OM1 रिफ्लेक्टेड लाइट है, तो उस सिचुएशन में अनसिल्वर्ड अगर ये ग्लास प्लेट P1 होता, तो उस सिचुएशन में इंटरनली रिफ्लेक्टेड होता, और इसलिए कोई फेज चेंज का नहीं होता, देयर इज फेज चेंज 0 होता। लेकिन जो ट्रांसमिटेड लाइट है, तो उसमें जो है फेज चेंज होता पाई से। तो ये कंडीशन उल्टा हो, तब जो कंडीशन होता डार्क फ्रिंज का जो कंडीशन है डेल्टा 2t cos r इक्वल टू 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2, ये ब्राइट फ्रिंज के लिए कंडीशन हो जाएगा उस सिचुएशन में। क्योंकि OM2 जो है, जो ट्रांसमिटेड बीम है, तो उसके लिए उसका फेज चेंज होगा पाई से, और OM1 का कोई फेज चेंज 0 होगा। कब? जब सेमी सिल्वर्ड P1 नहीं होगा तब कंडीशन ये रिवर्स हो जाएगा। तब डेल्टा इक्वल टू 2t cos r, दैट इज पार्ट डिफरेंस बिटवीन टू रिफ्लेक्टेड रेज, इक्वल टू 2n माइनस 1 इंटू लेमडा बाई 2। दिस इज द कंडीशन फॉर ब्राइटनेस, दैट इज कंडीशन फॉर ब्राइट फ्रिंजेस, दैट इज कंडीशन फॉर मैक्सिमा। और फर्स्ट कंडीशन जो हमने इक्वेशन 1 में ऑब्टेन किया था 2t cos r इक्वल टू n इंटू 2n इंटू लेमडा बाई 2 और n लेमडा, वह कंडीशन हो जाएगा किसके लिए? ये कंडीशन हो जाएगा मैक्सिमा के लिए, वह कंडीशन हो जाएगा मिनिमा के लिए, जब ग्लास प्लेट P1 सेमी सिल्वर्ड नहीं होता। तो इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। नाउ फॉर द सर्कुलर फ्रिंजेज, फॉर्मेशन ऑफ सर्कुलर फ्रिंजेज के लिए क्या होगा? सर्कुलर फ्रिंजेज के लिए दोनों, जैसा हमने बताया पहले, फॉर सर्कुलर फ्रिंजेज 2 इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ फ्रिंजेज आर फॉर्म्ड इन माइकलसन इंटरफेरोमीटर। फॉर सर्कुलर फ्रिंजेज M1 एंड M2 डैश शुड बी केप्ट पैरेलल। M1 और M2 को पैरेलल जब रहेगा, तो एयर फिल्म के बीच का यूनिफॉर्म, मतलब एयर फिल्म दोनों के बीच का जो एयर फिल्म होगा यूनिफॉर्म थिकनेस का होगा, और उस सिचुएशन में सिमेट्रिक शेप हो गया। तो सिमेट्रिक शेप का कौन सा शेप होता है? सिमेट्रिक का चीज़ होता है, सिमेट्रिक शेप का चीज़ होता है सर्किल और स्फेयर, तो सर्कुलर फ्रिंजेज फॉर्म होगा। तो इसके लिए क्या होगा? फॉर सर्कुलर फ्रिंजेज M1 एंड M2, M1 प्लेन मिरर M1 एंड M2 डैश इज द वर्चुअल इमेज ऑफ मिरर M2। M1 एंड M2 शुड बी पैरेलल कब होगा? जब M1 एंड M2 आर हेल्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। M1 and M2 are held at, are kept or held at mutually perpendicular to each other, held mutually perpendicular to each other, mutually perpendicular to each other। और तब क्या होगा? जब म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा, तभी जाकर M1 M2 डैश के बीच का जो एयर का थिकनेस होगा, वह M1 M2 डैश का एक दूसरे के पैरेलल होगा, तभी होगा जब M1 और M2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा तब। तो इफ M1 और M2 आर हेल्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो डैट ये दोनों पैरेलल हो गया, थिकनेस जो होगा यूनिफॉर्म थिकनेस होगा M1 M2, सो डैट M1 M2 पैरेलल हो जाएगा, M1 एंड M2 डैश becomes parallel and air film enclosed between, सपोज किया जा सकता है कि एयर फिल्म इंक्लोज होगा M1 M2 डैश के बीच में, यूनिफॉर्म थिकनेस का होगा, एंड द एयर फिल्म between both, that is M1 M2 dash, will be of the uniform thickness, that is symmetry आ गया, that is symmetry and symmetric shape का चीज़ होगी, इसलिए फ्रिंज कैसा होगा? सर्कुलर फ्रिंज होगा, will be of the equal thickness and hence circular fringes are formed in the Michelson. Hence circular fringes are formed in the Michelson interferometer, are formed in Michelson interferometer. Now to get a straight fringes, both plane mirrors M1 and M2 are not held perpendicular to each other, but they are inclined because
mirror M1 can be tilted so that M1 and M2 are not exactly perpendicular to each other. So if both plane mirrors M1 and M2 are not perpendicular, not exactly perpendicular to each other. अब जो एयर थिकनेस होगा, अब M1 और M2 डैश एक दूसरे के पैरेलल नहीं हो जाएगा, तब तो M1 को टिल्ट किया गया है, तब ना M1 M2 डैश एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं है, तो एयर थिकनेस क्या हो जाएगा, ये वेज शिफ्ट हो जाएगा। कहने का मतलब है ये ऐसे टिल्ट हो गया, M1 ऐसे थोड़ा सा ऊपर की ओर टिल्ट करे, चाहे इधर या लेफ्ट साइड में थोड़ा सा इंक्लाइन कर दें या फिर राइट साइड में, तो दोनों इस सिचुएशन में अब क्या होगा कि एयर थिकनेस दोनों के बीच में M1 और M2 डैश है, तो M1 और M2 डैश के बीच में एयर थिकनेस अब यूनिफॉर्म थिकनेस का नहीं रहा। अब इस सिचुएशन में स्ट्रेट फ्रिंजेज फॉर्म होगा इसमें, इस सिचुएशन में माइकलसन इंटरफेरोमीटर में। तो इफ M1 and M2 आर नॉट एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन स्ट्रेट फ्रिंजेज, वी ऑब्टेन स्ट्रेट फ्रिंजेज। क्योंकि अब M1 M2 डैश के बीच का थिकनेस, एयर फिल्म का थिकनेस यूनिफॉर्म नहीं होगा, देन एयर फिल्म थिकनेस ऑफ एयर फिल्म, देन द थिकनेस of air film between M1 plane mirror M1 and M2 dash, which is the image of plane mirror M2 just below M1 plane mirror M1. So air thickness of air film between M1 and M2 dash is no more uniform, or is not uniform. In this case uniform, and hence we get a straight fringage। जो फ्रिंजेज ऑब्टेन होगा वो सीधी फ्रिंजेज होगी, सीधी रेखा में, सीधी लाइन में, स्ट्रेट लाइन में। सो स्ट्रेट फ्रिंजेज आर ऑब्टेन्ड इन दिस केस। Now, one of the applications of Michelson interferometer is to determine the wavelength of monochromatic light, that is determination of wavelength of monochromatic light using Michelson interferometer. To determine the wavelength of monochromatic light, which is used in the Michelson interferometer, because monochromatic light source S is used. Now both mirrors, for this to determine monochromatic wavelength of monochromatic light ray coming from the monochromatic light source S is allowed to fall on the glass plate P1, and both mirrors M1 and M2 are so adjusted that circular fringes are formed. For this, M1 and M2 are held mutually perpendicular to each other, and position of the glass plate from both mirrors M1 and M2 should be equal. Then we get circular fringes, as we have already discussed earlier in this video. Now the position of mirror M1 is adjusted to obtain a bright fringe at the center of the field of view, जिसे जो दृष्टि क्षेत्र होगा फील्ड ऑफ व्यू, जिसे टेलीस्कोप से इंटरफ्रेंस फ्रिंजेज को ऑब्जर्व किया जाता है। तो M1 का पोजीशन, क्योंकि M1 को हम टिल्ट कर सकते हैं, तो उसके बैक में, M1 मिरर के बैक में स्क्रू प्रोवाइडेड होता है, जिससे उसको झुकाया जा सकता है, उसके पोजीशन को चेंज किया जा सकता है। M1 कैन बी मूव्ड पैरेलल टू इटसेल्फ। So now after obtaining circular fringes by adjusting both plane mirrors M1 and M2, the position of the plane mirror M1 is adjusted to obtain a bright spot at the center of the field of view. जो फ्रिंजेज है उसके माने सेंटर पर, माने ठीक जो इंटरफ्रेंस फ्रिंजेज फॉर्म हुआ है, सर्कुलर फ्रिंजेज, उसके सेंटर पर अब ब्राइट स्पॉट हो जाए, इसके लिए प्लेन मिरर M1 को एडजस्ट किया गया है। और इफ T इज द थिकनेस ऑफ द फिल्म, एयर फिल्म, दैट इज सेपरेशन बिटवीन M1 and M2 डैश इज T, if T is the thickness and any the order of spots so obtained, we have at the center 2T cos R, at the center R is equal to 0, at the center
of the field of view at the center of the interference fringes are since r is equal to 0, then we have the condition for maxima 2t 2 mu t cos r is equal to n lambda. Here mu is equal to 1 for air film, refractive index of air is 1. So hence the condition is part difference delta is 2t cos r. R is 0 at the center, since at the center r is 0. 2t cos 0 is equal to n lambda, therefore 2t is equal to n lambda. So 2t is equal to n lambda. अब इसके बाद क्या होगा, ये कंडीशन ऑब्टेन करने के बाद अब मिरर m1 को m2 डैश से हम m1 को m2 डैश से हम इसको मूव करें, मूव्ड अवे, m1 इज मूव्ड अवे फ्रॉम m2 डैश बाई डिस्टेंस lambda by 2. Then 2t that is thickness of the air film is 2t is changed by lambda, because here 2t is directly proportional to lambda. 2t is directly proportional to lambda. N is the order of a spectrum. So if m1 is plane mirror, m1 is moved away from m2 dash by distance lambda by 2, then 2t will change by lambda. And again bright spot will be observed at the center of the field of view, but n is replaced by n plus 1. अब n plus 1th ऑर्डर फ्रिंज वहाँ पर, ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज वहाँ पर अपियर होगा, दिखाई देगा कहाँ पर, सेंटर पर, जो कि पहले कहाँ कितना था, पहले n इज द ऑर्डर ऑफ स्पॉट था सेंटर पर, अब n plus 1th हो जाएगा. तो इस टाइम प्लेन मिरर m1 इज मूव थ्रू डिस्टेंस lambda by 2. देन नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज दैट इज n plus 1th, n plus 2 ऐसे करके. तो इस टाइम m1 प्लेन मिरर m1 इज मूव्ड बाई डिस्टेंस lambda by 2, मूव्ड अवे फ्रॉम डिस्टेंस lambda by 2 by distance lambda by 2 from m2 dash. Then next bright fringe will observe at the center. So suppose plane mirror moved by distance x, then in that case nth, let n bright fringes will appear in that case. Then x is equal to n into lambda by 2. उस सिचुएशन में x कितना हो जाएगा, x is equal to, where x is the movement of plane mirror m1 away from m2. तो उस सिचुएशन में क्या होगा, n ब्राइट फ्रिंजेज अपियर होगा. तो देन x इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाई lambda by 2. क्योंकि इस टाइम प्लेन मिरर m1 को m2 डैश से कितना से मूव कराना है, lambda by 2 डिस्टेंस से. तो इस प्रोसेस में अगर n ब्राइट फ्रिंजेज ऑब्जर्व किया जाता है, तो x इज द डिस्टेंस मूव्ड बाई प्लेन मिरर m1, so x is equal to n into lambda by 2, and therefore we have to obtain lambda is equal to 2x upon n, and n is the number of bright fringes which we can count, and x is the distance moved by the plane mirror, which can be measured, x and n, and we can determine the wavelength of monochromatic light used. And this is the final expression, which is equation number 4 from the start. Thus we can determine the wavelength of monochromatic light used in Michelson interferometer. Lambda is equal to 2x by n. This is the formula to obtain wavelength of monochromatic light. And this ends this video. यदि यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो, आप सभी स्टूडेंट्स को, तो इसे लाइक करें, दूसरों से शेयर करें तथा अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें या सब्सक्राइब करने में मदद करें. अधिकांश यूट्यूब चैनल वाले लाइक का लिमिट करते हैं कि आज 100 लाइक कर दो, 200 कर दो, 500 कर दो. मैं ऐसा कोई लिमिट नहीं करता. मैंने अपना लक्ष्य निर्धारित किया है कि मुझे आप सभी स्टूडेंट्स के हेल्प के लिए
जिससे कि आप घर बैठे बिना कोचिंग के, अगर क्लास कॉलेज में नहीं, किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं तो पर भी घर बैठे आपको बढ़िया पढ़ाई, फिजिक्स की बढ़िया तैयारी हो सके, उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ और आगे भी रहूँगा। मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं था, ये परिस्थिति बस पिछले साल मतलब 2020 में लॉकडाउन लगा, उसके बाद सारे स्कूल्स कॉलेजेज बंद हो गए। तो उस सिचुएशन में स्टूडेंट्स के हेल्प के लिए मैंने यूट्यूब के ज़रिए पढ़ाई स्टार्ट किया। पहले क्लास 12 का इंग्लिश मीडियम में, उसके बाद फिर हिंदी थी, उसके बाद क्लास 11th का शुरू किया, उसके बाद अब क्लास 12 का सिलेबस इंग्लिश मीडियम में लगभग पूरा हो चुका है और हिंदी मीडियम में भी 50% क्लास 12 का सिलेबस मैंने पूरा कर लिया है। और इंग्लिश मीडियम में भी क्लास 11 का सिलेबस 75% पूरा है और हिंदी मीडियम में भी कर रहा हूँ। और उसके बाद कुछ दिनों के बाद ग्रेजुएशन का भी ख्याल आया कि ग्रेजुएशन के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के भी लड़के तथा लड़कियाँ स्टूडेंट्स जो वे भी पढ़ाई से वंचित हैं लॉकडाउन पीरियड में, तो उनके लिए भी शुरू किया। और तीनों में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में नियर अबाउट 1 डजन मतलब एक दर्जन, कम से कम 12 लेक्चर लगभग मैं कर चुका हूँ तीनों पार्ट में, और पूरा सिलेबस करूँगा। समय थोड़ा लग रहा है चूँकि सभी पार्ट्स का करना है, हिंदी मीडियम भी करना है, इसलिए निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मेरा लक्ष्य है कि सभी जितना भी शुरू किया है कोर्सेस उसका सिलेबस पूरा करूं, और अपने मन में रखा है इस बात को कि कम से कम सब कुछ ठीक ठाक रहा, अगर फिटनेस रहा, तो कहने का मतलब है कि कम से कम 1000 वीडियो तो ज़रूर, 1000 वीडियो ज़रूर बनाऊंगा आप सभी के लिए। तो उसके लिए उस राह पर मैं प्रयासरत हूँ और कंटिन्यूअसली लगभग पर डे वीडियो बना रहा हूँ। कभी कभी 2 वीडियोज भी यूट्यूब में भेज देता हूँ। दिन में समय नहीं मिलता है टीचिंग वर्क से, तो रात में भी वीडियोज बनाता हूँ, लेकिन बनाता ज़रूर हूँ। और यह भी ख्याल है कि दूर दराज के लड़के भी हैं इसमें, सुदूर देहात में हैं, रिमोट एरियाज में हैं, वे उन लोगों का कॉलेज काफ़ी दूर है, कोचिंग भी टाउन आ नहीं सकते हैं, काफ़ी दिक्कत है आने में। तो उन छात्रों के लिए भी, उन स्टूडेंट्स के लिए भी, छात्र छात्राओं के लिए भी मेरा प्रयास है कि यह चैनल उन लोगों के लिए भी लाभदायक हो, घर बैठे हुए पढ़ाई करें, निर्धन छात्र छात्राएं हैं उनके लिए भी। तो मैं आप लोगों से ये टारगेट नहीं कर सकता, ऐसा मैं नहीं कर सकता कि इतना आप लाइक करें, आपको पसंद आए तो आप करें, नहीं पसंद आए नहीं करें, लेकिन मेरा अपना प्रयास जारी रहेगा। थैंक यू वेरी मच।